सभी लोग इरेक्ट बैठेंगे एकदम, प्यारे प्यारे बच्चे, एक स्माइल देंगे अगर चॉकलेट खा के हो गई होगी तो। यस गुड, दांत चॉकलेट ही हो गए। चलो सुनो अभी। सो वेरी वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट अगेन इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट टुडे। एंड व्हाट डू वी राइट डाउन? लिखिए वेरिएबल, ये क्वेश्चन हो गया था ना अपना। हाँ, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? यस वेरी गुड, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स। अभी एक एग्जाम्पल पूछता हूं मैं तुम्हें, तो तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वेरी इजी। इक्विटी शेयर्स पर दो प्रकार की इनकम होती है। शेयर्स पर दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है डिविडेंड, डिविडेंड, और दूसरा क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। बराबर ना? कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब सस्ते में लिया महंगे में बेच दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन। सो वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन एंड द अदर वन इज डिविडेंड। दो प्रकार की इनकम है क्या? ओके, अब मैं आपको आगे लेके चलूं, सुनिए। मान लो बेटा तुमने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है, खरीद सकते हो बाहुबली। सो लॉटरी का टिकट कितने रुपए का है? 100 रुपए। और कितने की लॉटरी लगने वाली है? बस 1 लाख। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा था, डेट मेरी होगी 28 फरवरी को, और आपको लॉटरी लगी 1 मई को, महाराष्ट्र दिन। बीच में था 31 मार्च। 31 मार्च लॉटरी टिकट खरीदी 28 फरवरी को, 1 मई को आपको लॉटरी लगी, और मान लेते 1 मई को ही आपको पैसा मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, इनकम कौन सी ईयर की दिखाओगे? 31 मार्च 18। सो 18-19 की दिखाओगे या 17-18 की दिखाओगे? 18-19 या 17-18? सो यू आर गोइंग टू शो इट ऑफ 18-19, बट देन तुम तो पूरी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दिए हो यार। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हो? एब्सोल्युटली राइट, ये बोल रहा है कि सर पता नहीं था, वो इनकम एक्रू हो नहीं रही थी। डिविडेंड भी ऐसा ही होता है, डिविडेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट कैसा है कॉन्सेप्ट कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। सो वो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल फॉलो करता है, वहां पे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट है। डिविडेंड में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन माय डियर किड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी साल का 17-18 इस फिनेंशियल ईयर का डिविडेंड 18-19 में दिया जाएगा, क्योंकि 17-18 फाइनेंशियल ईयर में तो आपका कामकाज चलता रहेगा। फिर जब आपके आगे जाकर प्रॉफिट डिक्लेयर होते हैं, आपके प्रॉफिट्स मतलब P&L अकाउंट यहां पर बनता है कहीं आगे, जैसे ITR तो अभी आपको पता ही होगा, ITR आगे बनता है, वैसे आपका P&L अकाउंट आगे बनेगा। तो इस P&L अकाउंट को बनने के बाद आपको पता चलता है कि प्रॉफिट है कि नहीं है, और तब आपको डिविडेंड मिलता है इन 18-19। प्लीज फील करो, 18-19 में डिविडेंड मिलता है फॉर द ईयर 17-18। ये लाइन समझ में आती क्या? 17-18 इस वर्ष का आपको डिविडेंड मिलेगा 18-19 में। क्या ये बात समझ में आती है? यस। सो इस पीरियड का डिविडेंड यू विल रिसीव इट इन व्हाट? 18 एंड 19। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अगर यहां पर डिविडेंड मिला, सो यू आर गेटिंग दिस डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, लास्ट ईयर में तुम ओनर थे या लास्ट ईयर में तुम ओनर नहीं थे। दो ही चीजें हो सकती है। तुमको डिविडेंड इधर मिल रहा है तो दो केसेस में डिविडेंड मिल सकता है। एक तो शेयर तुमने यहां पे खरीद के रखा था, या शेयर यहां पर खरीदा, कहीं पर भी खरीदो डिविडेंड तो मिलेगा। मतलब अगर रिकॉर्ड डेट ये कॉन्सेप्ट समझा आपने लॉ में? रिकॉर्ड डेट जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, उस दिन यदि आप ओनर हो, फिर कितने दिन से ओनर हो वो मायने नहीं रखता। कोई व्यक्ति कल शेयर्स लिए थे, उसको भी डिविडेंड मिलेगा। इसने 10 दिन पहले लिए, इसको भी मिलेगा। ये पिछले 4 साल से ओनर, इसको भी मिलेगा। ये पिछले साल ओनर बनी, इसको भी मिलेगा। तो कितना होल्डिंग पीरियड है मैटर नहीं करता। रिकॉर्ड डेट के दिन यदि आप के पास वो शेयर है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? सो बेटा जी, इस केस में एक ऐसी चीज बनती है कि अगर आप पिछले साल ओनर नहीं थे, दैट इज टू से देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस
there is no opening balance and dividend is received, now no opening balance मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में मिला है, so there was no opening balance and dividend is received for last year. इसका मतलब लास्ट ईयर में परचेस किया ही नहीं है, हाँ या नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, और यदि आपको डिविडेंड लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं मतलब खरीदा नहीं लास्ट ईयर में, नहीं तो इस बार करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ना, तो इस केस में द एंट्री फॉर डिविडेंड इज कैश तो मिलेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बट टू डिविडेंड नहीं बोलेंगे, टू बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब हमारे एक्वायर करने के पहले का पीरियड का जो डिविडेंड है ये हम कहां पे क्रेडिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक बार मुझे बताओ, सपोज मान लो तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है 18-19 में, वो कौन से साल के लिए मिल रहा है, 17-18, बट 17-18 में तुम ओनर थे ही नहीं, ओनर नहीं थे, ये कहां से पता चलेगा, 18-19 में ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं इन्वेस्टमेंट का, ओपनिंग बैलेंस है इसका मतलब ओनर थे, ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका मतलब ओनर नहीं थे। अगर आप ओनर हो और अगर आपको डिविडेंड मिला है पिछले साल के लिए तो इनकम, बट अगर आप ओनर नहीं थे पिछले साल मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो जो डिविडेंड मिला है वो कहां जाएगा बेटा जी, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो बेटा जी डिविडेंड अकाउंट की दो ही एंट्री, ठीक है, क्या मैं बराबर बता रहा हूं क्या, डिविडेंड की दो ही एंट्री, व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड, ओके, फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड। अब प्री एक्विजिशन पीरियड मतलब आपके एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड, फॉर प्री एक्विजिशन डिविडेंड द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपको लिख कर लेना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा वाला फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट to dividend income account, to dividend account, cash oblique bank account debit to dividend account. So पहले एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और दूसरी एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ये कब होगा, जब प्री एक्विजिशन पीरियड, और ये कब होगा, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ो बेटा, डिविडेंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। सो कैन आई राइट डाउन, डिविडेंड दो टाइप के, एक इंटरिम, इंटरिम को पहचानने का तरीका, 17-18 का डिविडेंड, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डिविडेंड इज पेड इन 17-18 ओनली, मतलब इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड प्रॉफिट द डिविडेंड इज पेड इमीडिएटली, इंटरिम डिविडेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा वाला फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर्ड, जनरली नहीं ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन एजीएम, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बीओडी, इसलिए कभी भी हो सकता है। और फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, एजीएम में, और एजीएम में होने की वजह से 17-18 इस फाइनेंशियल ईयर का 17-18 में ना होते हुए डिक्लेयर होगा और पेड होगा कब, 18-19 में। क्या अब तक मेरी बात पहुंची? तो फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, प्री और पोस्ट, और रादर प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये समझ में आ रहा है क्या? प्री एक्विजिशन पीरियड का अगर मैंने आपको एंट्री सही से बताई थी तो एंट्री क्या, कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और इधर एंट्री क्या बताई, कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड। से यस। जब मेरी बात इधर आई इंटरिम डिविडेंड की, इधर एंट्री एकदम सिंपल है बेटा जी, इधर एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड इनकम। मतलब इंटरिम डिविडेंड जनरली इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट ओनली, इंटरिम डिविडेंड इज जनरली ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट ओनली। क्या मेरी बात ये पहुंच गई? इंटरिम डिविडेंड इज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट ओनली। कैन आई गो अहेड? ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली इसमें भी प्री पोस्ट हो सकता है, बट जनरली होता क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा इंटरिम को कहां पे डालते हैं, P&L अकाउंट में, मतलब डायरेक्टली इनकम बन जाता है। कैन आई नाउ टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? यस, सुनो,
रेडी? बेटा पिछले साल के लिए डिविडेंड दे रहे हैं 17-18 वर्ष ईयर। इसमें शेयर कैपिटल थे, शेयर कैपिटल था बेटा अराउंड 10,000 शेयर्स। 17-18 इस साल में शेयर कैपिटल था कितने बेटा जी? 10,000 शेयर्स। मैं लिखता हूं रादर फेस वैल्यू की जगह पे हम ऐसा लिखेंगे, इसका फाइनलाइजेशन हुआ 18-19 में। फाइनलाइजेशन मतलब पी एंड एल अकाउंट बना, और 18-19 में जो पिछले साल के 10,000 शेयर थे वो तो थे ही, और इस साल और 5,000 न्यू शेयर इश्यू हुए, न्यू शेयर्स। इसके अलावा कितने शेयर्स और इश्यू है? 5,000 न्यू शेयर, कोई भी कारण से, कौन से ईयर में हो? 18-19 में। अब मैं बोल रहा हूं डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर 17-18। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉर 17-18। मेरा क्वेश्चन इन 18-19 ना, ये लाइन समझ में आती क्या? 17-18 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है किस पर? 18-19 में। तो आपसे प्रश्न एकदम सिंपल है, कितने शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा? 10,000 या 15,000? द आंसर इज 10,000, क्योंकि बेटा उस समय तो सिर्फ 10,000 ही शेयर थे ना, तो उस समय जो ओनर थे उनको ही मिलेगा। अगर नए इश्यू आते हैं, फ्रेश इश्यू करंट ईयर में हुआ, फ्रेश इश्यू कैसे आ सकता है? बाय वे ऑफ कैश, बाय वे ऑफ राइट शेयर्स, बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स। तो जब नए शेयर इश्यू होते हैं तो बच्चा जनरली गड़बड़ क्या करता है? उन शेयर्स के ऊपर भी डिविडेंड कैलकुलेट कर लेता है। उन शेयर्स पर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि वो तो करंट ईयर में इश्यू है ना, कंपनी ने करंट ईयर में इश्यू किए। उस केस में आप उसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करोगे। अब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना, हो जाएगा। आप शेयर्स बाय करते हो, आप कौन से ईयर में हो? 18-19 में, ठीक है? आप कौन से ईयर में हो? 18-19 में। अब मैं आपको बता रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस है 5,000 शेयर्स आपके पास, फिर आपने कुछ शेयर परचेस किए 2,000 शेयर्स, ठीक है? अब ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा जी 1 अप्रैल का 2018। फिर आपने बाय किए 5 मई 2018 को, और फिर इश्यू है, कंपनी ने इश्यू किए बोनस शेयर्स, इश्यू बोनस, बोनस इश्यू हो गया बेटा जी 3,500 शेयर्स ऑन 19/5/2018, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड, ठीक है? सो कहां कहां पर डिविडेंड मिलेगा? पहले केस ए बी सी, इनमें से किस पर डिविडेंड मिलेगा? ए पर मिलेगा, दावे के साथ बात सही है, ए पर तो मिलना ही चाहिए, यस, डिविडेंड विल बी रिसीव्ड। दूसरा, जो परचेस किया है, क्या उस पर भी डिविडेंड मिलेंगे? क्या मिलेगा? क्योंकि फ्रेश इश्यू नहीं है, फर्क समझो। परचेस किया मतलब कंपनी के बुक्स में तो इश्यू किया हुआ था ना, हमने किसी और व्यक्ति से बाय कर लिया, मतलब पहले शेयर होल्डर था राम, अब हमने राम से बाय कर लिया, हम शेयर होल्डर बन गए, बट कंपनी के बुक्स में तो शेयर कैपिटल था ना। कंपनी द्वारा नया इश्यू नहीं है, हमने किसी व्यक्ति से बाय किया, तो इस पर भी डिविडेंड मिलेगा क्या? यस। फिर नेक्स्ट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये हुआ है 19/5 को, और डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 17-18 के लिए, अभी इश्यू हुआ है, तो क्या डिविडेंड मिलेगा? क्या नहीं, क्यों? फ्रेश इश्यू है, फ्रेश इश्यू है अभी करंट ईयर में, तो इस पर डिविडेंड नहीं, नो। भाई पहले वाले पर, बी वाले पर क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी के बुक्स में तो था ना, हमने परचेस किया किसी और से। अच्छा, ये वाला डिविडेंड कहां जाता है? ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड कहां जाएगा? P&L। और जो परचेस किया उसका कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट। और जो लास्ट है उस पर तो मिलेगा ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। बस आ गया, अभी आप काफी हद तक आ गए। से यस, तो यहां तक लिख लो, फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर लिखेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ राइट शेयर्स मिलेंगे एंड रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स लिखेंगे।
सो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। एक प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सर ये वापस बताओ बोल रहा है, मैं समझा दूंगा, नॉट अ बिग डील। बट सिर्फ इतना तो ध्यान रखिएगा कि प्री एक्विजिशन का इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होता है और पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड इनकम पे एंड एल अकाउंट को जाता है। पोस्ट पे एंड एल अकाउंट और प्री इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने कहा डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरिम और एक होता है फाइनल। इंटरिम जनरली पे एंड एल अकाउंट में जाता है इनकम। जो फाइनल है उसके दो पार्ट, एक प्री या पोस्ट। समझ में आ रहा है? इंटरिम को पहचानने का तरीका क्या? सेम ईयर का सेम ईयर में मिलता है। फाइनल का पहचानने का तरीका क्या? करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब पिछले साल का करंट ईयर में मिलेगा, पिछले साल का करंट ईयर में मिलेगा। उसके आगे मैंने आपको बताया कि कंपनी उन्हीं शेयर्स पर डिविडेंड देती है जो शेयर्स कंपनी के बुक्स में आउटस्टैंडिंग थे। तो अगर आप किसी व्यक्ति से बाय करते हो तो कंपनी के बुक्स में तो था, उस पर डिविडेंड मिलेगा। बट अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उस पर डिविडेंड नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब देखो सिस्टम कैसा बनेगा। ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। आप मेरे साथ ये फॉर्मेट बनाइए। शेयर्स का नाम लिखा जाता है और बीच में ऐसे 3 कॉलम बन जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, डिविडेंड एंड अमाउंट। मैंने क्या शब्द लिखा है इंटरेस्ट की जगह पे? डिविडेंड। फिर मैं लिखूंगा इधर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड और क्या? अमाउंट। तो इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट। अब जरा बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं। रेडी हो क्या? बेटा जी, जो डेबिट साइड है जब बाय करोगे तब उधर लिखोगे, जो क्रेडिट साइड है जब सेल करोगे तब उधर लिखोगे। मुझे लगता है बॉन्ड्स में भी जब इन्वेस्ट कर रहे थे तब ऐसे ही थे। अब यहां पर मैंने ओपनिंग डेट लिखा 1/4/18, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे साथ लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब अपने दिल से पूछो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये क्या पिछले साल बाय करके रखा हुआ था? मतलब ये पिछले साल से था। अब तो इसको समझ, इस पर कोई भी डिविडेंड मिलेगा पोस्ट एक्विजिशन मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्वायर करे हुए इसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये 1/4/18 के पहले का डिविडेंड अगर मिला तो इसके लिए तो पोस्ट ही होगा ना। ये डेट को देखिए, डेट क्या है? 1/4/18। अब इस डेट के आगे तेरे को डिविडेंड मिलेगा कौन से ईयर में? मान लो 18-19 में तेरे को डिविडेंड मिलेगा। ओके, 18-19 में डिविडेंड मिलेगा। 18-19 में मिल रहा है कौन से ईयर का? 17-18। तो 17-18 में तो तुम ओनर थे ना, तो उसके लिए पोस्ट एक्विजिशन। बट नेक्स्ट अगर मैंने लिखा, ध्यान से सुन, 5/4/18 टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये क्या किया? परचेस किया है क्या? तो इस पर भी डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल सकता है। अगर मिला, ये मिलेगा 18-19 में ही। मतलब पॉसिबली डिविडेंड मिल रहा है 4 अगस्त को, 4 अगस्त को तेरे को डिविडेंड मिल रहा है, तो इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। बट जो 5/4 है ये पिछले साल था क्या? नहीं। और 4 अगस्त को तुझे कौन से ईयर के लिए मिल रहा है? 17-18। क्या हम 17-18 में ओनर थे क्या? नहीं। तो इस पर मिलने वाला जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन पीरियड का है। मिलेगा जरूर, बट ये प्री एक्विजिशन है। तो जब तुमको इस पर डिविडेंड मिलेगा तब वो कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट कॉलम। और जो पहले वाले पर मिलेगा वो कहां जाएगा? पे एंड अकाउंट। एक और काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 7/6/18 को मुझे मिला बोनस। बोनस के लिए कैश नहीं लिखते, बोनस के लिए क्या होता है? फ्री में मिलते हैं। सो आप सिर्फ नॉमिनल वैल्यू में लिखोगे अमाउंट कॉलम में निल,
क्योंकि बोनस के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते। अब बोनस का मतलब क्या हो रहा है, नए शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, मतलब पिछले साल कंपनी के बुक्स में थे क्या, नहीं, घाई मत करो, पहले सुन लो। फिर 8/8/18 को टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये राइट शेयर इश्यू है, राइट शेयर्स इश्यू है, एग्रीड। राइट शेयर्स मतलब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर बाय करने का मौका देती है, हाँ नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास शेयर्स कितने हो गए, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपको 3 डेट के दिन आपने एक्वायर किए थे। देख लीजिए, पहला, तुम लिखने में सार्थकता ढूंढ रहे हो, मैं तुमको बता रहा हूं, 4 बार समझा रहा हूं कि सुन लो, अभी बाद में प्रॉब्लम करते हो फास्ट लिखने का। कॉपी करने में क्या सामर्थ्य है तुम्हारा, कॉपी करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है तुम्हारा अगर तुम सॉल्व कर पाओ तो। अभी पूरा फोकस इधर ध्यान पर रहना चाहिए, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, वो समय नहीं है मेरे पास, फिर बाद में वापस पूछते हो कि सर ये समझा नहीं, होपलेस, सॉरी। ओपनिंग बैलेंस जो है अपना, ओपनिंग बैलेंस है, इस पर भी डिविडेंड मिलेगा, जो परचेस है इस पर भी डिविडेंड मिलेगा, बट जो बोनस है इस पर डिविडेंड मिलेगा क्या, वाई, ये फ्रेश इशू है, कंपनी ने करंट ईयर में इशू किया, डिविडेंड पिछले साल के लिए इशू हो रहा है, तो पिछले साल का इस साल में इशू हो रहा है, मैं मान रहा हूं, बट अगर पिछले साल वो शेयर ही आउटस्टैंडिंग नहीं थे तो क्यों डिवेंचर, क्यों इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, जो करंट ईयर में राइट शेयर कौन इशू करता है, कंपनी, तो कंपनी के पिछले साल वो शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे क्या, नहीं, तो राइट शेयर पर भी डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। सो बेटा जी, पहला मुद्दा जो आपको घर पर बैठकर सुलझाना होगा वो ये है, किस पर डिविडेंड मिलेगा और किस पर नहीं मिलेगा। अब 2 प्रकार के डिविडेंड है, एक है फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। अज्यूम करके चलते हैं कि हमने डिविडेंड मिला हमको, कौन से तारीख को, मैंने लिखा 4/8, थोड़ा सा 14/8 कर दूं क्या, तो इजी हो जाएगा 8/8 के बाद। सो 14/8 को डिविडेंड मिलेगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक, है नहीं। इस पर मिलने वाला डिविडेंड, फेस वैल्यू पर मिलने वाला डिविडेंड, ये जाएगा इस कॉलम में, और इसके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड इस पर भी मिलेगा, ये जाएगा अमाउंट कॉलम में। तुमने ये एंट्री की थी कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो अमाउंट कॉलम को क्रेडिट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इनके ऊपर नो डिविडेंड, क्या मेरी बात समझ में आती है क्या, यस। सो और एक चीज मैं आपको समझा दूं कि जब भी बोनस लिखोगे तो कोई पैसा नहीं देना है, तो इधर क्या लिखोगे, निल। और जब राइट शेयर खरीदते हो तो राइट शेयर्स में क्या होता है, आप कंपनी को पैसा देते हो और खरीदते हो, तो उसमें एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। हैव यू ऑल अंडरस्टूड। अब राइट शेयर्स में और एक कॉन्सेप्ट होता है, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, विच आई टीच यू, बट इसके अलावा अब इसमें ज्यादा कोई लफड़ा वाला काम नहीं है। अब इतनी सी बात सुन लो, वैक निकालना सिखाया क्या आपको, वैक निकालने में ऐसे बॉक्सेस बनाए थे, फिर उधर कॉस्ट लिख रहे थे, हाँ नहीं, फिर उधर क्या लिखते थे, क्यू और पी, याद है कि नहीं, हर बार वहां पर क्या लिखते थे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इधर छोटा सा एडजस्टमेंट इधर भी है, जब तुम इधर कॉस्ट लिखोगे, पहले वाले की तो कॉस्ट ये रही, प्लीज सुनते रहो कान खोलकर, पहले वाले की तो कॉस्ट ये है, ए पहले वाले की कॉस्ट है, दूसरे वाले की कॉस्ट ये नहीं है, उसकी कॉस्ट है बी माइनस सी, ये बी है और ये सी है, क्यों, क्योंकि इस पर मिला जो डिविडेंड वो हमने कहां पर लिखा, इन्वेस्टमेंट कॉलम के क्रेडिट में ना, तो बेटा जी उसकी कॉस्ट ये सिर्फ बी नहीं है, ये गुगली आती है। वैक निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट है, जो करंट ईयर में बाय किया है, और अगर उसके लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है, तो जाहिर सी बात हमने उसको कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया था, हाँ या ना। एंट्री क्या थी, कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इट इज रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, समझ में आ रहा है। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला तो कौन से कॉलम में लिखते हो, कॉस्ट, ध्यान में रखना, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, ध्यान में रखना, खड़खड़ खड़खड़ खड़, क्या कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो रही है और उसका इंपैक्ट वैक में भी आएगा। वैक निकाल तक मैं समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं हम। डन, लिख लो, कहां पे खड़खड़ 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 होगा, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहा तो वो किधर क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट कॉलम। उसका और एक इंपैक्ट है, जब आप वैक निकालते हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो कॉस्ट डायरेक्टली डेबिट वाली नहीं लेने की, डेबिट में से ये क्रेडिट माइनस करने का, से यस, क्योंकि दैट इज रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, से यस, लिख लो। ए नालायक, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है, कुछ नहीं होती, निल, तो कॉस्ट कॉलम में निल, बट शेयर्स मिलेंगे कि नहीं, यस, इसलिए नॉमिनल वैल्यू जरूर लिखोगे, हाँ नहीं। चलो
ओके, कैन आई गो अहेड? अब नेक्स्ट लिखते हैं राइट। राइट समझते हो? राइट नहीं, क्या होता है राइट? अधिकार, साडा हक, इत्थे रख, ठीक है, राइट। सुन भाई, तेरे पास क्या क्या हक है, क्या क्या राइट है तेरे पास? वोटिंग राइट्स, ओके, जोरदार है। मान लेते तू कमीना निकला, मान सकते हैं, हाँ। और तूने तेरा वोटिंग राइट बेच दिया, सपोज मान ले बेच दिया, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो खरीदना चाहती है, तो तू कुछ पैसे लेगा कि नहीं लेगा? लूंगा, हाँ। तो मुझे बता, उस राइट को तूने बेचा, बस उस राइट का तेरे लिए कुछ खर्चा है? नहीं, बट तू बेच रहा है, तो तुझे कुछ आएगा? क्या आएगा? पैसा, कैश आएगा ना इसके पास। तो मुझे बता, वो जो पैसा आएगा उसका कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। तूने तेरा वोटिंग राइट भेज दिया, कैश अकाउंट तो डेबिट, क्रेडिट व्हाट? P&L, इनकम, राइट। तो मैं अभी आपको राइट शेयर्स के बारे में पूरी स्टोरी समझाता हूं कि क्या होता है। बेटा जी, अरे जान है यार ऊपर, हाँ सुनो, ये तुम हो और ये कंपनी है। कंपनी कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है, तो तुमको पता होगा उसको राइट शेयर्स बोलते हैं। सो बाजार में उस शेयर की कीमत है 150 रुपए, बट कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है कि तुम अगर खरीदते हो तो 135 रुपीज में मिल जाएगा। मतलब 150 का माल 135 में, फायदा है, बट तुम बोलते हो साला मेरे जेब में तो 135 भी नहीं है। वेरी सैड है। और 150 का माल 135 में मिल रहा है। ऐसा नहीं होता तुम्हारे पास कभी कभी कि माल सस्ता मिल रहा होता है, 150 का माल 135 में, बट साला 135 भी नहीं है। एग्रीड? तो तुम क्या करते हो, किसी और एक बकरे को पकड़ते हो, ये बकरा है, ठीक है, और ये तुम हो। बकरा मतलब किसी को पकड़ के चिपकाने का। तो तुमने ये राइट मिलने के लिए कुछ किया है क्या? नहीं, तुमको फ्री में मिला है। बट तुम क्या करते हो, इस बकरे को पकड़ के इसको चिपका देते हो, उसको बोलते हैं देख सुन, बाजार में जाएगा तो तुझे मिलेगा कितने में? 150, बट मेरे से लेगा तो 135 में मिलेगा, है नहीं? तो बोलता है तो एक काम कर, मेरे को 5 रुपए दे दे। तुम मेरे को 5 रुपए देगा और उधर कंपनी को 135 देगा, तेरे लिए कॉस्ट कितनी है? 140। सो बकरे के लिए एंट्री हुई इन्वेस्टमेंट टू कैश 140 से यस। इस तुम के लिए एंट्री क्या हुई? कैश ऑब्लिक बैंक टू P&L अकाउंट या टू राइट, कितना आएगा? 5 और 5 हे करतेगा, और ये राइट कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट से यस। कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक 135, क्योंकि कंपनी को तो 135 मिल रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हमें एंट्री इसके बुक्स में कराई जाती है। तो आपको पहली चीज क्या समझना है कि जब आप अपने हक को बेच देते हो, आप अपने राइट को बेच दो, राइट शेयर नहीं, राइट को बेच रहे हो। जब आप अपने राइट को बेच देते हो, तब क्या उस राइट की जो आने वाली इनकम है वो कहां जाती है? P&L अकाउंट। बट बहुत मजा आती है एग्जामिनर को, बहुत मजा आती है तुम्हारी जान लेने में। एक एक्सेप्शन है उसको, एक क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं एक पूछता हूं, तुम्हारी वैल्यू कितनी है? तुम्हारी हाँ, तुम बेच रहे थे ना तुम्हारा वोटिंग शेयर, तुम्हारी वैल्यू कितनी है? हाँ ऐसे ही, तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए के सेट है अपने, 100 रुपए के सेट है। अरे सुन रहे हो क्या तुम? अरे प्लीज यार, ऐसे ही समझा सकता हूं, सुनो। 100 रुपए के सेट है, और ये 100 रुपए के सेट ने राइट बेच दिया। किसका? वोटिंग राइट बेच दिया। वोटिंग राइट बेचा और 3 रुपए मिले, पता नहीं क्या किया 3 रुपए का, आई डोंट नो। 100 रुपए के सेट है, सेठ ने अपना वोटिंग राइट बेच दिया, कितने रुपए में? 3 रुपए में। और जैसे ही बेचा, ये गिरे हुए इंसान हो गए, और गिरे हुए इंसान की रेट गिर गई, और
और ये अभी बन गया 55 का, मतलब राइट बेचा एंड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, तो इसकी अगर वैल्यू कम होती है तो जो राइट का पैसा आया वो P&L की जगह पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट होता है। ये मैं समझा दूंगा, पहले मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। इसने राइट बेचा, अपना एक हक बेच दिया। हक बेचने के बाद इनकी खुद की वैल्यू कम हो गई, इनकी खुद की वैल्यू कम हो गई, मतलब जो राइट बेचा ना, दैट वाज नॉट प्रॉफिट, दैट वाज रिडक्शन इन द कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट इसमें कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है और बहुत रेयरली आएगा, बस मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट है इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। ये एग्जांपल को भूल जाओ, बस इतना समझाना। आदमी ने वोटिंग राइट बेच दिया तो आदमी गिरा हुआ हो गया और उसकी वैल्यू और कम हो गई, तो करना नहीं है ऐसा, समझा? हाँ, तो अगर ऐसा कम हो गई उसकी वैल्यू तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सुन छोरी, अच्छा मुझे एक बात बता, आज तू अनाउंस करेगी राइट, तू कंपनी है तो इन सभी को अनाउंस करेगी, ठीक है, कि तुमको राइट चाहिए क्या, राइट चाहिए क्या, कर दिया अनाउंस करो, राइट चाहिए क्या, राइट चाहिए, बोलो बोलो पूरी क्लास, राइट चाहिए क्या, राइट चाहिए क्या? हाँ तुमने बोला हाँ हाँ चाहिए, तो बता मुझे, तो इनको मार्जिन देगी थोड़ी सी या मार्जिन नहीं देगी? इनको बोलेगी तुरंत पैसे दो नहीं तो जाओ घर पर, मार्जिन देना पड़ेगा कि नहीं? मार्जिन देगी क्या नहीं? हाँ। अच्छा इनको राइट क्यों दे रही है तू? इनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, ये ओल्ड शेयर होल्डर से, तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जरा ध्यान से सुन रहे पांडे, हे पांडे, ये कंपनी है, इधर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अरे जाना यार, हाँ इधर राइट अनाउंस किया क्या? और तुम सभी लोगों को मिलने वाले थे शेयर्स, और इधर लास्ट डेट है, इधर लास्ट डेट है, करते हैं। मैंने इसी समय में राइट शेयर्स को एक्वायर किया, मतलब ये पांडे मालूम है क्या तेरे को? इससे मैंने शेयर खरीदा। तेरा नाम क्या रहे? पांडे जी से मैंने, पांडे कैसे लिखते हैं? PNDEY ना, पांडे जी, हाँ पांडे जी से मैंने क्या खरीदा? खरीद लिया। पांडे जी ऑलरेडी शेयर होल्डर थे, बट मैंने पांडे जी से वो शेयर्स खरीद लिए, राइट नहीं खरीदा नालायको, राइट नहीं खरीदा, शेयर्स, और उसके साथ ही क्या है? राइट है। करते ही क्या है? उसके साथ ही क्या है? राइट है। मैंने खरीदा इधर पांडे जी से, मैंने खरीद लिया, तो मेरी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। फिर ये संतोष देखा उसने कि मैंने खरीद लिया पांडे जी से, संतोष पीछे पड़ गया, सर मेरे को भी कुछ दो ना, मेरे को भी कुछ दो ना। तो मैंने बोला देख, ये जो मेरे पास आया है ना शेयर, ये मैंने कैसे एक्वायर किया? कम राइट। तुम्हारा इंग्लिश कळत नहीं? कम राइट क्यों? जब मैंने इससे एक्वायर किया तो पीरियड तो इतना है ना भाई राइट का, इतने पीरियड तक उसको अगर मैं किसी को राइट ट्रांसफर करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या नहीं? हाँ, मैंने इनसे एक्वायर किया, तो कैसे एक्वायर किया? कम राइट। प्लीज कंडीशन पर ध्यान दो, व्हेन द शेयर्स एक्वायर्ड इज कम राइट एंड आई सेल दिस राइट टू संतोष। मतलब मैंने जो एक्वायर किया था उसमें शेयर भी है और मेरे पास राइट भी है, और उसमें से मैं राइट निकालता हूं, मेरा हक निकालता हूं, और वह हक संतोष को बेच देता हूं, मुझे कुछ कैश मिलती है। और अगर ये राइट बेचने के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ढप नीचे गई, इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग व्हाट? एक्स राइट। एक्स राइट होने के बाद अगर शेयर की प्राइस नीचे गिर गई तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और अगर वैल्यू नीचे नहीं गिरी तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू P&L अकाउंट। सरकार सुन लो ना, मैं क्या दो इजी स्टेप बता रहा हूं। पहले 90% केसेस में क्या करोगे सुन लो, 90% मतलब नहीं समझा तो यही करके आना एग्जाम में। राइट बेचे, एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू P&L अकाउंट 90% में। बट अगर ऐसा हुआ व्हेन आई एक्वायर्ड इट वाज कम राइट, कम राइट का मतलब समझ में आया? जब एक्वायर किया था तब कैसा था? कम राइट, एंड राइट आर सोल्ड एंड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट द प्राइस ड्रॉप्स, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वेरी रेयरली, 10% केसेस में भी नहीं होगा ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक्वायर और सेल इसी विंडो में करना होगा, एक आध महीने की विंडो होगी, इसी में राइट शेयर एक्वायर करो, एक्वायर करके उसमें से राइट को बेच दो। तो यहां पर एक्विजिशन कैसा होगा? कम राइट बेसिस, जिसमें आप सिर्फ शेयर एक्वायर नहीं कर रहे हो, शेयर के साथ साथ और क्या बाय कर रहे हो? राइट। जैसे तुम कभी गए हो क्या, ये हाँ बॉर्नविटा खरीदा है, हाँ या नहीं, और बॉर्नविटा के साथ एक टूथब्रश फ्री है, तो तुम बॉर्नविटा को खरीद के लेके आए,
अलॉन्ग विथ टूथब्रश, और उसमें से टूथब्रश को निकालकर बेच दिया, और उसके बाद में अगर बॉर्नविटा की प्राइस ड्रॉप हो गई, सो टूथब्रश का सेल यू हैव टू क्रेडिट इट टू द बॉर्नविटा। शिट सर, कितना बोलते हो सर आप, ऐसा कौन करता है? समझाओ 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 समझाओ। गुड, ये है बॉर्नविटा, इसके साथ है ये टूथब्रश, ठीक है, मैं पहले लिख दूं, ये बॉर्नविटा और ये टूथब्रश, ठीक है, नहीं प्लीज है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तुमने एंट्री क्या की, बॉर्नविटा टू कैश पब्लिक बैंक, है नहीं, लिख देंगे 150, मतलब बॉर्नविटा इज एक्वायर्ड कम टूथब्रश। हाँ, फिर बाद में तुम कमीने ने टूथब्रश को बेच दिया, कैश पब्लिक बैंक टू P&L लिखोगे या सिर्फ बॉर्नविटा लिखोगे, इट विल डिपेंड अपॉन। ये बेचने के बाद बॉर्नविटा की रेट अगर फॉल हो रही है तो टू बॉर्नविटा, और अगर फॉल नहीं हो रही है तो अकाउंट। और ये कैसे पता चलेगा फॉल हो रही है कि नहीं हो रही? मार्केट में जाने का और पूछने का बॉर्नविटा कितने में है, तो वो बोलेगा कि सर 145 में। ओ शिट, आई तो बॉट इट एट 150। तो तुमने 150 में बाई किया था, अभी कितने में मिल रहा है? 145 में। इसका मतलब जैसे ही वो एक्स राइट हुआ, बॉर्नविटा की प्राइस ड्रॉप हो गई। एक्स टूथब्रश हुआ, प्राइस ड्रॉप हो गई। और करता है गाय, नहीं तो भी वो 10% केस में, बाकी छोड़ो यार, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ चीजें बता दो। बोनस शेअर की कॉस्ट बता रहे छोड़ी जल्दी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। आणि तू बशी घ्या, गावभर नाचत फिरा बाळा, थांबायचंच नाही बिल्कुल। बोनस की कॉस्ट बताओ। अंडा बोल रहा था क्या तू? अच्छा थोड़ा शर्ट मुझे लगा, तो बोलना बराबर से इंग्लिश में। हाँ, बॉर्नविटा की कॉस्ट, बॉर्नविटा क्या, हाँ, किसकी कॉस्ट देख रहे हैं हम? बोनस की कॉस्ट कितनी है? 0। अच्छा, डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? 3 कौन से? बता मुझे, 3 कौन से? 3 कौन से बताना, कितने टाइप के? 2। पहला वाला कौन सा? इंटरिम और फाइनल। इंटरिम जनरली विल गो टू P&L अकाउंट। फाइनल डिविडेंड के 2 ट्रीटमेंट, क्या? प्री एंड पोस्ट। प्री में कब जाएगा? व्हेन इट इज प्री एक्विजिशन रहा तो वो कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट। एंड व्हेन इट इज रिलेटेड टू व्हाट? पोस्ट पीरियड तो कहां जाएगा? P&L अकाउंट। ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है क्या? खड़खड़ 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 हो रहा है क्या? किस केस में खड़खड़ होता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहा तो उसका वैक कैलकुलेट करते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कम। से यस। और ये आपको किससे पता चलेगा? व्हेन यू सी दिस इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको पता चल जाएगा। से यस, क्लियर? लवली पीपल, यू आर नाउ रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। आइए, आपका इंतजार था। क्वेश्चन नंबर 3rd के पास। मैं बोला क्या बोला तू, और तू कैसा बोलता है रे? मैं कंफ्यूज हो गया ना। अच्छा, ये यहां तक तो हो गया था ना अपना। ये मैंने ये चीजें समझाई थी क्या? पॉइंट नंबर 9, डिविडेंड रिलेटिंग टू शेयर्स डज नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। तो इधर एंट्री होती है कैश पब्लिक बैंक टू व्हाट? डिविडेंड। और ये कब मिलता है? इधर AGM होती है, शेयर्स इधर थे, तो इससे ताल्लुकात रखने वाला डिविडेंड भी इसी साल में मिलता है। बट अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस था तो वो जाएगा P&L अकाउंट। बट अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं, शेयर्स भी इधर ही परचेस किए और डिविडेंड भी इधर ही मिला, और ये डिविडेंड कौन से ईयर के लिए मिल रहा है? इस साल के लिए। हाँ नहीं, देखो इधर कौन सा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर 16-17, देन द एंट्री इज व्हाट? कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। से यस। सो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश पब्लिक बैंक, फिर जब डिविडेंड मिला तो कैश पब्लिक बैंक टू डिविडेंड। अगर वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है, अगर वो प्री एक्विजिशन पीरियड का है तो क्या आएगा? कैश पब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। इधर क्या होता है? गड़गड़ गड़गड़ खड़गड़ खड़गड़, याद आ रहा है ना? उससे क्या समझ में आएगा? वैक पर भी इंपैक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। बोनस शेयर का कॉस्ट कितना है? नील। राइट शेयर्स में बताऊंगा, अभी राइट शेयर्स में बताऊंगा। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। राइट शेयर्स का अकाउंटिंग डायरेक्टली अलोंग विद द क्वेश्चन, विल सी इट। आर यू रेडी? 1 अप्रैल 2009 की बात थी बेटा। XY लिमिटेड हैज 15,000। हैज का मीनिंग क्या है? ओपनिंग बैलेंस, हाँ या नहीं? इसका मतलब अगर इसके ऊपर मिला डिविडेंड, किधर जाएगा? डिविडेंड कॉलम में या P&L, ठीक है? took at a book value of 15 per share, face value 10 per share. On 1st June 2009, XY Limited acquired 5,000 shares of ABC Limited for rupees 1 lakh.
ये करंट ईयर में बाय किया क्या? हाँ। एबीसी लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस एंड राइट इश्यू। बोनस की कॉस्ट कितनी है? 0। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 के दिन आपके पास जितने शेयर्स थे मोहतरमा, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? बोनस। ये सेकंड हुआ। सेकंड, राइट शेयर्स आर टू बी इश्यूड to existing shareholder on 1st September 2009. The company will issue 1 right share for every 6 share at 20% premium. एक राइट शेयर मिलेगा फॉर एवरी 6, और कितने रुपए में मिलेगा? 10 रुपए का शेयर था तो 20 रुपीज प्रीमियम में 12 रुपए में मिलेगा। है नहीं? नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दिस शेयर्स। इन पर कोई डिविडेंड पेएबल नहीं था। अरे ये तो उसकी तुम्हारे पर कृपा है इसलिए बोल रहा है, वो ना भी बोले तो तुम्हारा कॉमन सेंस लगना चाहिए। इस पर डिविडेंड कैसे मिलेगा? ये तो करंट ईयर में इश्यू हो रहा है ना, डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल के लिए, तो पिछले साल जितने आउटस्टैंडिंग थे उसी पर तो मिलेगा ना डिविडेंड। हाँ। फिर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 वर डिक्लेयर्ड बाय एबीसी लिमिटेड एट 20% विच वाज रिसीव्ड बाय XY लिमिटेड ऑन 31 October 2009. XY लिमिटेड took up half of the right issue, sold remaining right for 8 per share, sold half of its shareholding on 1st Jan 2010 at 16.5 per share, brokerage being 1%. You are required to prepare investment account. Happy? So क्या हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना शुरू करेंगे क्या? ठीक है, हवन करेंगे, हवन करेंगे। पहले एक नोट लिखो, सीक्वेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ लगता है सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन में कुछ आएगा? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा क्या आएगा? परचेस आएगा क्या? कौन सी तारीख बेटा? ओपनिंग बैलेंस में डेट लिखना भूल गया अर्शद। 149। ओके, तो इधर मैं क्वांटिटी भी लिख देता हूं बेटा 15,000। फिर बेटा जी परचेस कौन सी तारीख को है? 1 जून 2009। कितना आएगा बेटा? अच्छा, ये कंपनी से परचेस किया है या बाहर वालों से? बाहर वालों से। कंपनी ने इश्यू नहीं किया, कंपनी ने बोनस इश्यू किया और राइट इश्यू किया है। हाँ या नहीं? सो बेटा जी 5,000 शेयर्स है। मैं आपसे पूछूं अगली डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2009 को क्या मिलेंगे? बोनस। क्या मैं आपसे क्वांटिटी पूछ सकता हूं क्या? क्वांटिटी का वर्डिंग क्या बोला है? बोनस 1 फॉर एवरी 5। बेटा अभी तक 1 जुलाई तक आपके पास कितने शेयर्स थे? 20,000। 20,000 पर आपको बोनस कितने मिलेंगे? 4,000। कैसे निकाला 4,000? हाँ जी, ओके, 20,000 डिवाइड बाय 5। उसके बाद एक साथ के बाद बेटा अगली तारीख कौन सी है? वेरी गुड, 1 सितंबर 2009। आपने क्या बाय किया? राइट। पहले राइट मिले कितने ये देख लो। राइट मतलब आपको खरीदने का हक कितने का मिला? तो उन्होंने बोला 1 फॉर एवरी 6। गुड़िया अभी तक कितने शेयर्स हो गए तुम्हारे पास? 24,000। 24,000 डिवाइड बाय 6, 4,000 राइट मिले। बट क्या आपने पूरे खरीदे या कुछ बेचे? कुछ बेचे क्या? सो बेटा जी राइट बाय किए 2,000, राइट रिनाउंस्ड। रिनाउंस्ड का मतलब समझ में आ रहा है? खरीदा ही नहीं हमने, 2,000 बेच दिए। से यस, खरीदा तो तुमने 2,000 ही है। ओके, उसके बाद में डिविडेंड कब आया? डिविडेंड आपको मिल रहा है मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर 2009। बट बेटा 31 अक्टूबर को भी डिविडेंड मिल रहा है, बट कौन से साल के लिए मिल रहा है? करंट ईयर या लास्ट ईयर? लास्ट ईयर। चेक कर लो बेटा डेट, लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है कि नहीं? सो बेटा जी ये डिविडेंड किस पर मिलेगा? ओपनिंग पर मिलेगा क्या? बेटा जो परचेस किया करंट ईयर पर मिलेगा क्या? बेटा जो बोनस मिले उस पर मिलेगा क्या? नो डिविडेंड। अच्छा राइट पर मिलेंगे क्या? नहीं। रिनाउंस पर तो शेयर बाई ही नहीं किए। अब इसमें से ये कहां जाएगा? पहला वाला डिविडेंड P&L अकाउंट या डिविडेंड, दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट। थतड़ 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 याद आ रहा है कि धड़ 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 धड़? हाँ वो वाला है वो।
वैक, इस पर तो आएगा ही नहीं, तो एप्लीकेबल है ही नहीं। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था ना, अब सुनो ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ बोला था कि अगर शेयर्स खरीदे गए कम राइट एंड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, इफ द प्राइस ड्रॉप्स, देन यू शुड सेल ऑफ राइट, यू शुड क्रेडिट इट टू इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू समझाता हूं कि वो कितना ज्यादा मुश्किल है ऐसा होना सब कुछ। इस प्रॉब्लम में वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं राइट शेयर कब अनाउंस हुए? 1 सितंबर को? 1 सितंबर को नहीं, ठीक है, अभी वो अपने पास डेट नहीं। अब 1 सितंबर को अनाउंस हुआ, एक एग्जांपल। उसके बाद इसकी डेट दी फाइनल 30 सितंबर 2009। इसी दौरान अगर बाय किए हमने शेयर्स, तो कैसे बाय होंगे? वो कम राइट के साथ बाय किए और फिर सेल कर दिए, सोल्ड राइट, और अगर प्राइस ड्रॉप हुई तब जाके वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसलिए मैंने बोला बहुत रेयर है। एक्वायर कम राइट मतलब एक्वायर भी करना है इसी पीरियड में, अपना एक्वायर इसी पीरियड में है ही नहीं, अपने एक्वायर कभी 1/6 को और 1/4 को, तब कम राइट बेसिस पर बाय नहीं किया। कम राइट मतलब क्या कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया राइट मिलने वाले, तो भी स्टॉक मार्केट में तो ट्रेडिंग चालू होती है ना, चालू ही रहती है। तुमने बाय कर लिया राइट अनाउंस करने के बाद, और उसके बाद में उस राइट को बेच दिया, और इमीडिएटली आफ्टर एक्स राइट इफ द प्राइस ड्रॉप्स देन इट विल बी क्रेडिटेड टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बेटा बहुत रेयर सिनारियो है ये वाला, तुमको सिर्फ समझा रहा हूं कि अगर उसको ड्रॉप भी कर दो आप, अपना तो रिवीजन लेक्चर चलो, उसको ड्रॉप भी कर दो, स्टिल इट इज ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट को, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप कहीं गड़बड़ करें। इस केस में राइट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट ओनली। से यस, क्योंकि कम राइट एक्वायर करे तब के आगे की स्टोरी ना, हमारे यहां पर तो कम राइट के बेसिस पर एक्वायर किया ही नहीं है। राइट डिक्लेयर करने के बाद हमने कोई प्लेन शेयर्स खरीदे क्या? नहीं। से यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। अच्छा, 31 अक्टूबर 2009 को क्या डिविडेंड मिलेगा, उसके बारे में मैंने पूरी बात बताई। उसके बाद में बेटा आपने शेयर्स भी बेचे, कौन से तारीख को शेयर्स बेचे? 1 जनवरी 2010। क्या करेंगे? सेल कर दिए ना। सेल कितने कर दिए? हाफ। Shall I start? Okay, so write down in the books of XY Limited, investment in equity shares ABC Limited for the year ended 31st March 12। सही है। अब आप कॉलम बनाएंगे इसके 3, और इधर आएगा डेट, है क्या? तो अपना आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, डिविडेंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, डिविडेंड अमाउंट। बताओ अभी पहला क्या है? ओपनिंग बैलेंस। कौन सी तारीख? 1/4/9। क्या लिख दूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बेटा जी फेस वैल्यू?
15,000 मतलब 1,50,000 कर दूं, 10 रुपीज फेस वैल्यू। डिविडेंड कॉलम में कुछ नहीं। और कितने रुपए में एक्वायर किया था बेटा ये? 15 रुपए में। तो 15,000 इंटू 15, मेरा रिवीजन मत लो नालायक को, 2,25,000। फिर बेटा और क्या है, कौन सी तारीख है? 16 एंट्री चाहिए मैं, उसके पहले तो जाऊंगा नहीं। इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो इधर क्या लिखना ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर ये भी चेक करेगा। तो कौन सी तारीख है बेटा जी? 1 जून है क्या? ओके, 1/6/2009। और इधर टू कैश ऑब्लिक बैंक की लिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने बाई किए बेटा? 5,000 शेयर्स। और कितने रुपए में बाई किए बेटा ये? 1 लाख। तो डायरेक्टली 1 लाख लिख दिया। जानबूझकर आपको पर यूनिट रेट नहीं दी गई है, क्योंकि तुम गौर करो, ये उसकी इच्छा है, होशियार है वो, समझा? उसके बाद में नेक्स्ट डेट कौन सी है? 1/7/9 को क्या हुआ बेटा? 2 बोनस। बेटा बोनस कितने मिले? ये इधर मैंने गड़बड़ कर दिया, 5,000 नहीं लिख सकते, इधर 50,000 लिखना पड़ेगा ना। और बोनस कितने मिले बेटा? 4,000, मतलब 40,000 बोनस का अमाउंट लिख दूं क्या? अमाउंट कॉलम में क्या आएगा? हमेशा नील, क्योंकि बोनस को कोई कैश नहीं देनी पड़ती। अच्छा आगे बताओ। राइट, कौन सी तारीख को? 1/9 को किया क्या? 1 सितंबर 2009। बेटा कितने राइट खरीदे तुमने? कितने राइट? टुक हाफ ऑफ द राइट इशू। कितने रुपए में? 12। 20% प्रीमियम ना, आधे ही खरीदे। तो आधे वापिस एक बार निकाल कर देख लेते। 15,000 प्लस 5,000 20 प्लस 4 24, 24,000 डिवाइड बाई 6, 4,000। 4,000 का आधा खरीदा, 2,000। तो क्या मैं बोल सकता हूं टू कैश ऑब्लिक बैंक? अब तुम बोलोगे कैश ऑब्लिक बैंक क्योंकि हमने कंपनी को पैसा दिया ना। और ये कैसे निकाला देखो, 24,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 50% इंटू 10 कितना आ जाएगा? 20,000। और तुमने इसका ये कितने में बाय किया? 2,000 इंटू 12, 24,000। 2,000 इंटू 12 क्यों समझ में आ रहा है क्या? 20% प्रीमियम पर। ओके, राइट शेयर सेल कर दिए, राइट शेयर सेल कर दिए। तुम्हारे दिमाग में एक वो मैंने कीड़ा डाल दिया है। क्या कीड़ा डाला? कि सर वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा क्या? मैंने बोल दिया खजूर कान खोल के सुन ले, जब एक्वायर किया हो कम राइट बेसिस, और राइट शेयर कब डिक्लेयर हुए थे, कब इश्यू हुए थे, डेट क्लियरली नहीं दिए, 1 सितंबर को किए होंगे। 1 सितंबर को एक्वायर करने के बाद उसको एक्स राइट होने के पहले बेच दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए, एक्वायर कम राइट, फिर एक्वायर्ड कम राइट, सोल्ड राइट, और उसके बाद में प्राइस ड्रॉप्स। ऐसी 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए। मतलब पहले कम राइट एक्वायर करो, फिर राइट को सेल करो, और फिर प्राइस ड्रॉप्स, तब जाके। तो बेटा 90 से 95% केस में ऐसा होना इंपॉसिबल है, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर ऐसी प्रॉब्लम फ्रेम करे। तो इस केस में हमें राइट मिले, राइट को बेचने के पैसे मिले। तो क्या बेटा मैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक, एक राइट हमने कितने में बेचा? 8 पर शेयर में बेचा क्या? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 2,000 इंटू 8 कितना आएगा? 16। बेटा इधर डिविडेंड ऑब्लिक पी एंड एल अकाउंट लिख दूं क्या? क्योंकि डिविडेंड भी पी एंड एल अकाउंट में ही जाता है या नहीं? तो बेटा जी कितना जाएगा? 16,000। अच्छा अगर आप इधर नहीं भी लिखो, नोट लिख दो कि 16,000 विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, यू आर स्टिल राइट। आई रिपीट, 16,000 तुम यहां पर लिखो नहीं और उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो, ऐसे नोट लिख दो कि इट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, स्टिल यू आर राइट। तो डिविडेंड ऑब्लिक यहां पर क्या कर दो? पी एंड एल अकाउंट। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी इनकम है वो पी एंड एल में जाएगी। से यस, आगे बढ़े। अच्छा अगला आइटम कौन सा है? डिविडेंड। अच्छा मैंने बताया था कि पहले पर डिविडेंड मिलेगा क्या? दूसरे पर मिलेगा क्या? तीसरे पर मिलेगा क्या? क्योंकि कंपनी ने अभी इश्यू किया है। चौथे पर मिलेगा क्या? नहीं। सो बेटा जी कैन आई नॉट से, डेट क्या है बेटा डिविडेंड के? 31 2009 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्या रेट से डिविडेंड दिया बेटा? 20% डिविडेंड दिया, पॉइंट नंबर 3।
लो कैलकुलेटर पर 1,50,000, 1,50,000 इंटू 20%, कितना आएगा? और दूसरा लीजिए 50,000 इंटू 20%, 10,000। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? और खड़खड़ 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 हुआ क्या? कितने से? 1 lakh minus 10,000 is the cost of that investment. Yes or no? सो वैक निकालते हुए उसका ध्यान रखना पड़ेगा। हैप्पी? ऑलराइट। उसके बाद में क्या करना है? सेल किए क्या? सेल कितने में किए बेटा? 16.5। ब्रोकरेज 1%। ब्रोकरेज ऐड होगा लेस होगा गुड़िया? लेस होगा। वेरी गुड। तो सेल करेंगे तो कौन सा, डेबिट या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 31? क्या तारीख है बेटा? अच्छा 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जैन 2010 बाय कैश ऑब्लिक बैंक इन द ब्रैकेट, जो मैं लिख रहा हूं सही है क्या? सोल्ड हाफ ऑफ इट्स होल्डिंग। सो हाफ ऑफ द होल्डिंग मतलब 15, 5, 20, 4, 20, 4 कितना? 24, 24 और 2 कितने? 26। 13,000 इंटू 16.5 माइनस 1%। सो बेटा जी मैं इधर फेस वैल्यू में तो लिख देता हूं 1,30,000। बोलो हाँ। डिविडेंड कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा। अभी कैलकुलेटर पर लीजिए 13,000 इंटू 16.5 इंटू 99%। 99% भी लिखो तो चलेगा ना, या माइनस 1% कर दो तो कितना आएगा? 2,12,355। 2,12,355 से यस। अभी तुम्हें पता है तुम्हें क्या निकालना है? वैक। अभी तुम्हें पता है तुम्हें क्या निकालना है? वैक। तो पता है वैक कैसे निकालते हैं? बॉक्सेस निकालते हैं। फिर जब जब सेल हुआ वो, मैं इसको ओरली निकालने के लिए आपको हेल्प करना चाहूंगा। ये देखो पहला वाला एक्वायर, दूसरा एक्वायर, तीसरा एक्वायर, चौथा एक्वायर, और सेल तो इधर ही हुआ ना। मैंने बोला वैक कब कब निकालते हैं? जब जब सेल हुआ। अरे यार इधर तो डायरेक्टली एक ही बार सेल हुआ है ना, तो उस दिन का वैक निकालेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। से यस। सो कैन आई नॉट से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स। अगर तुम थोड़ा सा मौका दो तो मैं तुमको माहौल तरीके से समझाना चाहता हूं। थोड़ा सा मौका दो तो दे सकते हो? थोड़ा सा मौका। मैं पहले लूंगा 2,25,000 प्लस 1 लाख, बट इधर ही अंदर माइनस 10,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। प्लस बोनस का 0 है नहीं, और प्लस राइट शेयर्स के कितने एक्वायर किए पांडे जी? 24,000। क्या ये आप तक बात पहुंची क्या? पहले जो शुरुआत में शेयर्स थे वो कितने थे? 15,000। जो और एक्वायर किए थे वो कितने थे? 5,000। बोनस को डिवाइड करेंगे, बोनस की क्वांटिटी कितनी थी? 4,000। और जो एक्वायर किए थे वो कितने थे? 2,000। मेरी बात पहुंच रही है क्या? नहीं बेटा ये देख 225 की क्वांटिटी कितनी थी? 15,000। 1 लाख माइनस 10,000 की क्वांटिटी कितनी थी? 5,000। 0 जिसकी कॉस्ट थी उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 4,000। और 24,000 जिसकी कॉस्ट थी उसकी क्वांटिटी 2,000 इनटू आधे तो बेच दिए, तो बचे हुए कितने? 13,000। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? पर यूनिट कॉस्ट। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? पर यूनिट कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी बची? आधी बेच दी तो आधी बच गई 13,000। से यस और नो? लवली पीपल व्हाट आर यू सीइंग देन? जल्दी से बताओ। 2,25,000 169 कितना रहा बेटा? 169,500 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये वैक निकाला। चलो जल्दी से लिख लो, और वैक लिखने के बाद में उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल कर बताइए।
So now what do we do? 31st क्या है? मार्च है, दिसंबर, मार्च 2010 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कैन आई नॉट से 169,500 बेटा? हाँ नहीं, 169,500. अब मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा? जो डिविडेंड का अमाउंट है वो तो P&L अकाउंट में जाएगा ही. टू P&L अकाउंट कितना जाएगा? ये 46. अब इधर अपने और मॉड्यूल के आंसर में एक फर्क हो सकता है. मॉड्यूल ने 16,000 की नोट लिखी होगी और 30,000 P&L में डाला होगा, बट 16,000 की नोट में भी यही बोला है कि हम P&L अकाउंट में डालेंगे. तो चॉइस इज योर्स. एग्रीड? तुम एक साथ लिखकर डाल लो या फिर इसका डिस्क्लोजर सेपरेटली दे दो नीचे कि 16,000 P&L अकाउंट में जाएगा. आंसर सेम ही है, बट कैसे डिस्क्लोजर देते हो उतना. और दूसरा वाला बताओ इसका कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ, और कितना प्रॉफिट बता रहे? 42,855. ओ चेक कर रहा था आ रहा है कि नहीं? 42,855. इज दैट व्हाट इज है? यस, दैट्स लवली. ओके, डोगरी समझ गई? अब लास्ट क्वेश्चन और उसी के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट को खत्म करेंगे. ठीक है, अलविदा कहानी. क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ जाइए. 4 के पास कर लेना. ओ ठाकुर साहब, तुम बोलते हो फिर मैस बंद हो जाती है मेरी, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक है. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 14. ठीक है, मुझे इसमें क्या करना है थोड़ा सोच के बताना. गुड़िया पहले क्वेश्चन के पास ध्यान दे. गुड़िया क्वेश्चन के पास ध्यान दे. क्लर्क नहीं बनने का अपने को, ऑर्डर करने का काम, और ऑर्डर करने वाले की बुद्धि चलनी चाहिए, हाथ नहीं. प्लेस द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 14. 1st April को परचेज 12 लाख 8% बॉन्ड at 80.50 कम इंटरेस्ट. Interest is payable on 1st November and 1st May. Please underline the word bonds. 12 अप्रैल purchased 1 लाख equity shares of 10 each in X Limited for 40 lakhs. 1 May received half year interest on 8% bond. 15 May X Limited made bonus issue of 3 equity share for every 2 held. Nidhi sold 1,25,000 bonus shares for 20 each. Sold 3 lakh 8% bond at 81x interest. Received half year bond interest. Received 18% dividend in equity shares in X Limited. Prepare relevant investment account in the books of Nidhi Limited. पहले लॉजिकली क्या लगता है, क्या होगा? जो मुझे क्रक्स चाहिए तुमसे बताओ. 2 अकाउंट बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट. अकाउंट एक नहीं बनेगा. मैंने बताया ना, जितने टाइप के उतने टाइप के अकाउंट बनेंगे. ठीक है, तो पहली बात ये. अब क्या करना, 2 टाइप के अकाउंट बनेंगे. तो पहला वाला कौन सा? बॉन्ड. और दूसरा वाला कौन सा? शेयर्स. दोनों के सीक्वेंस अलग अलग बना दो. हम दोनों अकाउंट में घूमेंगे नहीं इधर उधर. एक अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं है. एग्रीड? सो 2 अकाउंट बनाएंगे और दोनों के सीक्वेंस पहले ड्राफ्ट करेंगे. राइट? तो चलो, पहले कौन सी 2 चीजें हेडिंग लिखते हैं. सीक्वेंस पहला मेरे हिसाब से बॉन्ड्स है, और दूसरा क्या है? शेयर्स है. सो बॉन्ड्स अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो सीक्वेंस क्या आएगा? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल आगे का ईयर दिया है क्या? 14. क्या लिखूं? परचेस. फिर 12 अप्रैल को क्या लिखूं? परचेस. यस. फिर बेटा जी 1 मई को 1/5 क्या करेंगे? इंटरेस्ट. सही है. फिर रसगुल्ले 15 मई को बोनस. हाँ, शांति रख, शांति रख. वो थोड़ा सा सहम गया है. अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर सकते ना? हाँ ठीक है, वो आ जाएगा वापस. सोल्ड 1 अक्टूबर को, और 1 नवंबर इंटरेस्ट, और फिर 1 दिसंबर डिविडेंड. अब बेटा जी ये डिविडेंड 1 दिसंबर को मिल रहा है, बराबर है? मुझे बताओ एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? ईयर एंड के बाद. अच्छा चलो, विद इन 6 मंथ हो जानी चाहिए क्या? गोली मारो. अच्छा 6 महीने कब हो जाते हैं? सितंबर तक हो जाते क्या? ये डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है?
दिसंबर, मतलब मार्च अगर ईयर एंड मानूं या ईयर एंड मान लीजिए आप दिसंबर, तो अगर दिसंबर ईयर एंड मानता हूं तो 30 जून तक फाइनल डिविडेंड हो जाना चाहिए था डिक्लेयर, और अगर मार्च मानूं तो 30 सितंबर तक। ये डिविडेंड कब डिक्लेयर हो रहा है? 1/12। तो ये कौन सा डिविडेंड हुआ? इंटरिम डिविडेंड, सेम ईयर का सेम ईयर में मिल रहा है। फाइनल डिविडेंड होता है तो कैसे होता है? एजीएम में डिक्लेयर होता है, तो पिछले साल का इस साल में डिक्लेयर होगा। बट अरे भाई एजीएम तो हो चुकी होगी ना, कैसे पता? क्योंकि कंपनी लॉ थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, 6 महीने में एजीएम होनी चाहिए, तो एजीएम हो गई होगी। तो ये वाला डिविडेंड अगर करंट ईयर में डिक्लेयर हो रहा है तो कौन से साल के लिए? करंट ईयर के प्रॉफिट से। तो ये कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम। एनीवेज, अब बोल रहे हैं कि तुम अकाउंट्स बनाओ, हम कहते बना देंगे। अब कितना सिंपल बन गया है। इसका अकाउंट बनाना 4 ट्रांजेक्शन ठोकनी, इसका अकाउंट बनाना 3 ट्रांजेक्शन ठोकनी, आंसर खत्म। से यस। सो पहले इसका पूरे फॉर्मेट्स बनाकर रेडी करेंगे इन द बुक्स ऑफ निधि, और एक आध वर्किंग नोट की भी जो जरूरत होगी वो कर लेंगे। क्या बेटा? इन द बुक्स ऑफ निधि क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ निधि 8% बॉन्ड्स अकाउंट। चाहो तो ड्यू डेट भी लिख दो, जो नहीं चाहो तो ठीक है। उसके बाद में कौन सा बेटा जी? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट नहीं बेटा, डिविडेंड ना, या पी एंड एल लिख दूं क्या? और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स। जब भी ऐसे 2 अकाउंट बनाने के लिए बोले और दोनों रिलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि सिंगल सिंगल बनाओ, क्योंकि दोनों में एंट्री करते करते कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। जल्दी से रेडी हो जाओ यहां तक, फिर उसके बाद में हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। चले अभी वर्किंग नोट करेंगे। कंपटीशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। सो बेटा पहला क्या होगा? डेट, फेस वैल्यू फ्रॉम टू नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड सम इंटरेस्ट। ठीक है? सो इफ यू आर ओके, कैन आई गो अहेड? जल्दी जल्दी लिख गुड़िया, फुर्ती से, हाथ चलना चाहिए कैंची के जैसे। गुड। जैसे मैंने बोला था कि पहले हम बॉन्ड का कंप्लीट करेंगे, तो बॉन्ड का बेटा जी मैं पहली डेट लिखता हूं, इधर सही लिख रहा हूं क्या बताना? 1 अप्रैल 14। फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख ना,
फेस वैल्यू 12 लाख है बेटा। फ्रॉम टू, बेटा लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन अपना ऐसा कॉन्सेप्ट है। सो 1/4 के पहले की ड्यू डेट मेरे हिसाब से 1 नवंबर रही होगी। 1 अप्रैल को हम एंट्री कर रहे हैं, इसके पहले की ड्यू डेट क्या रही होगी? 6 नहीं 5 महीने बैक नवंबर रहेगी ना। सो देख लो, बोला भी है उन्होंने, नवंबर और 1 मई पहली लाइन में ड्यू डेट है। तो नवंबर और मई में से ड्यू डेट सिलेक्ट करनी है, लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नवंबर रही होगी। सो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल नहीं लेना है क्योंकि अप्रैल 1 तारीख है। तो कितने महीने हो गए बेटा जी? 5 मंथ्स। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1/11/14 से लेकर 1/4/14, नहीं 1/11/13 होगा बेटा, 13 नंबर ऑफ मंथ्स 5। बेटा अभी कैलकुलेटर पर लो, 12 लाख इंटू क्या रेट है बेटा? 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 5 कितना आएगा? सो कैन आई नॉट से 40,000? अभी तुमको कम इंटरेस्ट प्राइस दी है, कितनी है बेटा? 80.5, बट क्वांटिटी नहीं दी हुई है। तो फेस वैल्यू को अज्यूम करिए 100, फेस वैल्यू को अज्यूम करिए 100। सो कैलकुलेटर पर लीजिए 12 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 80.50, तो तुम्हारा कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आएगा? 9,66,000। ये समझ आ रहा है क्या कैसे है? पहले क्वांटिटी निकाली डिवाइड बाय 100 कर और मल्टीप्लाई किया उसको 80.50 के साथ। अब बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी आई? 9,26,000। बेटा एक काम करते, दोनों का अभी करके खत्म कर दूं क्या? उसके बाद में आपने सेल भी किए। कब सेल किए? 1 अक्टूबर को सेल किया ना। 110/14 सोल्ड कितना है? 3 लाख। अच्छा इसके लिए क्या? लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अक्टूबर के पहले डेट क्या थी? 1 मई। सो क्या बेटा मैं सही लिख रहा हूं क्या? 1 मई 14 से लेकर 1/10/14, तो कितने महीने हो जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई एम सॉरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने 5 महीने 5 महीने 5 महीने 5 महीने। बस चेक कर रहा था तुम भी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। 5 महीने मेरे हिसाब से आना चाहिए 10,000। 10,000 आ रहा है क्या? सॉरी, अच्छा कौन सी प्राइस दे रखी है? एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट। तो बेटा जी क्या मैं 3,000 बराबर लिख रहा हूं क्या? क्वांटिटी 3,000 है, 3 लाख डिवाइड बाय 100, हाँ या ना? इंटू ये 31, 2,43,000। और इधर कितना आ जाएगा पांडे जी? 2,53,000। ठीक है, चलो सीक्वेंस तो आप देख रखे हो। अभी धनाधन एंट्रीज करेंगे क्या? चलो पहली तारीख बाय किया था 1 अप्रैल को, तो 1/4/2014 टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा जी कितनी फेस वैल्यू थी? 12 लाख। बेटा प्लीज अगर हेल्प करोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। और ये आएगा 40,000 और ये आएगा 1,26,000। हाँ नहीं 12 छोली थोड़ा बहानाओं में बह गया। 9,26,000 ना। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी है? 926। अरे बरोबर है क्या? इधर एक्स इंटरेस्ट लिखते हैं। अच्छा सीक्वेंस में बेटा पहली डेट गई, इंटरेस्ट कौन से तारीख को? 1/5। तो बेटा 1/5/14 आप लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो मैं करूंगा 12 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। क्या सहमत हो आप मेरी बात से? सो 12 लाख इंटू 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, यू मीन 48,000? यस सर 48,000। फिर बेटा ये डेट कौन सी हुई? परचेज सेल। अभी कौन सी तारीख को सेल किया? 1/10। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 1/10/14 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा कितना सेल किया? 3 लाख। बेटा एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ। एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकाल कर बताओ। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना था? 2,43,000। दैट्स राइट।
उसके बाद में डेट कौन सी है? इंटरेस्ट कौन सी तारीख है? 1/11, 1/11/14 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा ये निकालना कैसे सिखाया मैंने, वर्किंग बताओ। 3 लाख कितना होगा? 12 माइनस 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12। So can I not say 36,000? अब तुमको इसका वैल्यू करना है। वैल्यूएशन का तरीका दिया है क्या? नहीं, अपने ऊपर छोड़ा है। तो फीफो लो या वैक ले, कोई फर्क नहीं बेटा, बाय एक ही बार हुआ है ना, तो फीफो ले या वैक ले एक ही चीज आएगी। सो कैलकुलेटर पर लीजिए 9,26,000, 9,26,000 बराबर है क्या? डिवाइड बाय 12,000, 12,000 की क्वांटिटी 12,000 थी, इनटू बच गई क्वांटिटी कितनी है? 9,000। है नहीं? तो मेरे हिसाब से याद है 6,50,000 आ रहा है क्या? सॉरी 6,94,500 आ रहा है क्या? तो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन ऑन व्हाट डेट? लास्ट डेट क्या है इसकी? ओ 31 मार्च है, तो फिर तो और कुछ लफड़ा हुआ है। किसका लफड़ा हुआ है? अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो देखना भूल गया मैं, 31 मार्च आ रही है ईयर एंडिंग, हाँ या ना? तो क्या करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला, इफ देयर इज ओपनिंग बैलेंस एंड ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल अराइज। यहां पर ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस पर आपको अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। से यस। सो बेटा जी एंट्री आएगी 31 मार्च 15 बाय अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा एक बार पूरी क्लास ध्यान से देखो, पूरी क्लास ध्यान से देखो। तुम्हें लेटेस्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 1 नवंबर को। तो मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है क्या? नहीं है? हाँ या ना? सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन 9 लाख इंटू 8% इंटू 6/12? ओ 5/12, 5 बाय कितना बोल रहे रे पूरे? 30,000। से यस। सही है ना सरदार? और फिर बेटा जी इधर ही 31 मार्च 15 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9 लाख आएगा क्या बेटा इधर? और इधर कितना आ जाएगा? 6,94,500। और इधर आएगा 31 मार्च 15 के दिन टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में कौन सा वाला बैलेंस जाएगा बेटा? इंटरेस्ट। सो 48,000 माइनस 40,000 माइनस 36,000 ओ क्या हो बेटा? लिया ना बेटा सेल करते हो? हाँ इंटरेस्ट लिखना भूल गया मैं। अरे ऐसे कैसे भूल गया? क्या है यार, अभी आंसर गलत हो जाता ना। थैंक यू बेटा। और माइनस 40,000, 84,000 आ रहा है क्या? सो ये तो 84,000 इधर ही आना चाहिए, नहीं आया तो समझ लेना कि आंसर गलत है। अच्छा अभी कॉस्ट कॉलम को कंपेयर करके देखो, प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना आ रहा है बेटा? 11,500 प्रॉफिट है क्या? सो बेटा 11,500 और इसी के साथ बॉन्ड्स का तो कार्यक्रम खत्म। आई होप इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू यू। अगला कौन सा करना है? गुड़िया बहुत स्लो लिख रही है बेटा, बहुत स्लो लिख रही है। फास्ट लिख, फास्ट लिख। हाँ अभी अगला कौन सा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। आर यू देयर? सो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में पहला कौन सा है? परचेज। क्या तारीख है? 12 अप्रैल ना।
सो 12/4 क्या लिखेंगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक। बताओ कितना आएगा? 1 लाख। और कितने रुपए? 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर 40 लाख डायरेक्टली बोला है, तो 40 लाख लिख दूं? 10 लाख से क्या? हाँ 1 लाख तो क्वांटिटी है, सो 10 लाख बराबर बेटा। और ये 40 लाख है ना बेटा। उसके आगे नेक्स्ट तारीख कौन सी थी बेटा? 15 मई, 15/5। टू बोनस, कैश नहीं लिखना है बेटा इधर, टू बोनस। अब टू बोनस मतलब 3 मिले ना फॉर एवरी 2 हेल्ड, मतलब 10 लाख का डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 15 लाख बोनस मिला क्या? डिवाइड बाय 2 मतलब 5 लाख, और उसको कितने मिलेंगे? 3, तो 15 लाख हो जाएगा क्या बेटा? ठीक है। और फिर क्या हुआ है? आपको डिविडेंड मिला है बेटा। डिविडेंड कब मिला है? 1 दिसंबर। सेल कब हुआ है भाई? ओ सेल भी कर दिया है क्या? एंड सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर्स फॉर 20 ईच। अब गड़बड़ क्या हो जाती है? बच्चा क्या बोलेगा कि जो बेचा है उसको मतलब क्या खरीदी में लिखेंगे ही नहीं। अगर मान लो भाई गई मत कर, खरीदी में लिखेंगे ही नहीं, मतलब डेबिट में लिखेंगे ही नहीं, तो फिर सेल कैसे करोगे? जो चीज बाय हुई वही सेल दिखाना है, तो वो कुछ डेढ़ होशियारीगिरी नहीं करने की। जितना बोनस मिलना चाहिए पूरा दिखाओ। नहीं तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, राइट शेयर्स में नहीं क्या दिमाग लगाते, जितने अपन ने बाय किए उतने ही लिखो, जो रिनाउंस कर दिया वो लिखो ही मत डेबिट में। याद आ रहा है क्या? बच्चा बोनस में भी लगाता है, सेम डेट कोई बेचा है ना तो पहले आया ऐसे दिखाओ ही मत, डायरेक्टली बेच दो। अबे बेचेगा कैसा? पहले आने को ना फिर बेचेंगे ना। पहले देयर हैज टू बी अ डेबिट रिसीट, देन देयर कैन बी अ सेल। सो राइट डाउन फॉर द सेल 15/5 ना बेटा। बाय कैश ऑब्लिक बैंक कितने बेच दिए बेटा? 1,25,000। सो 1,25,000 इंटू 10, 12,50,000। अच्छा 1,25,000 इंटू 20, 25 lakhs बेटा। यस वेरी गुड, 25 lakhs। इफ यू आर डन विद दैट वी आर लेफ्ट विद द नेक्स्ट एंट्री। कौन सी तारीख को? सोल्ड हो गया ना बेटा? 1 दिसंबर। मेरा क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे देखा जाए तो बोनस पर डिविडेंड नहीं मिलता अगर पिछले साल के लिए डिक्लेयर हो रहा है, तो इसमें ये इंट्रीम है तो पूरी क्वांटिटी पर लेना पड़ेगा। अरे समझ आ रहा है क्या? क्योंकि पिछले बार अगर हम फाइनल डिविडेंड होता तो 15 लाख पर क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि वो पिछले साल था ही नहीं कंपनी के बुक्स में, अकाउंट्स में शेयर कैपिटल था ही नहीं। बट अभी इंट्रीम डिविडेंड है और अभी वो शेयर कैपिटल है तो उस पर मिलेगा। तो क्या लिखोगे? बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डिविडेंड ना, इन द ब्रैकेट 10 lakh plus 15 lakh minus 12,50,000. So I believe it is 12,50,000 only. बूम बोल। अरे करते क्या है? 1 minute silence for those kids who are thinking ये 12,50,000 नीचे आ रहा है। नहीं, ये 10 + 15 25 माइनस 12.5 लाख, वो 12.5 लाख है इंटू 18%। हाँ बता दे गुड़िया कितना है? तुम क्या बोलते हो? कभी कभी समझ में नहीं आता। 2,25,000। अभी मुझे बताओ डिविडेंड कहां जाएगा? बस मैं भी वही बोल रहा हूं। सो बेटा जी ये आएगा, तारीख क्या है? 31 मार्च। टू P&L अकाउंट बराबर है क्या? 2,25,000। अब आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक बार शॉर्टकट से बताऊं क्या? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा ठीक है। तो कॉस्ट 40 लाख है क्या? 40 लाख डिवाइड बाय 25 लाख है क्या? 25 लाख कैसे देखो? 40 लाख कॉस्ट, 40 + 0। एक काम करते ना, निकालते ना वैक ऑफ शेयर्स। वैक ऑफ शेयर। अच्छा शेयर्स के केस में कुछ नहीं बोला जाए तो वैक ही निकालना है, फीफो नहीं यूज करना। सो कितना? 40 लाख है क्या? प्लस छोरी 0 है क्या? डिवाइड बाय छोरी 40 लाख की क्वांटिटी मेरे हिसाब से थी 1 लाख प्लस 1,50,000 बरोबर है क्या? मल्टीप्लाई बाय
1,25,000। समझे क्या? जो बचा उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर कर 1 यूनिट का वैक निकलेगा। कितना वैक आया? 20 lakhs आ रहा है क्या? एंड 20 lakhs इज द राइट आंसर। 20 lakhs इज द क्लोजिंग वैल्यू। और स्लो लिख बेटा, और स्लो लिख, कोई दिक्कत नहीं है। तू कॉपी कर रही है इसलिए तो बंद किया ना लाइक में। अच्छा, पर तो उसके बाद में की नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। सो क्या कर, खड़ 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 ऊपर नजरे, इधर ऊपर नीचे, इधर हाथ तो नीचे देख ही नहीं रहा है, खड़ 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 चालू ही है। बाय क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,50,000 और ये कितना आएगा? 20 lakhs। गांव वालों प्रॉफिट आया है 5 लाख रुपए। सेस प्रॉफिट 5 लाख रुपए और इसी के साथ ये टैली। यस और नो? हाँ 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 वो लगा है मुझे, बट ठीक है, आगे गेट फिगर कैसे आना था। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो देन दैट बिकम्स हाउ मच? 5 lakhs ऑफ प्रॉफिट। ऑलराइट, सो इसी के साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट समाप्त होता है और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस चेक करके खत्म कर देना। इज दैट ओके? सो एकदम प्यार से बाय बोलो। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।